नमस्ते स्टूडेंट्स। तो जैसा कि पिछली क्लास में हमने स्टार्ट किया था पादप कार्य की करनी कि पादप जल संबंध क्या है, देखा होगा आप लोगों ने कि पादप जल संबंध क्या है। तो आज उसी टॉपिक पर हम पढ़ेंगे स्थिति दाब। टर्गर प्रेशर। तो स्थिति दाब यानी टीपी क्या होता है, टर्गर प्रेशर किसे कहते हैं? तो टर्गर प्रेशर किसे कहा जाएगा? जैसे मान लो ये कोशिका है, तो ध्यान देना जैसे कि एक कोशिका को अपन किसके अंदर रखते हैं, एक अल्पप्रासी मीडियम में रखते हैं। कौन से मीडियम में रखेंगे? अल्पप्रासी मीडियम। अगर अल्पप्रासी मीडियम में इसको रखा जाएगा तो अल्पप्रासी मीडियम में रखने कोशिका में क्या होगा? अंतःप्रासन होगा। कौन सी क्रिया होगी? अंतःप्रासन। और जो ही कोशिका में अंतःप्रासन की क्रिया होगी तो जल क्या होगा? अंदर क्यों जाएगा? तो जल अंदर क्यों जाएगा? तो कोशिका की जो रिक्तिका है, रिक्तिका में जल भर जाने से रिक्तिका क्या हो जाएगी? फूल जाएगी। और रिक्तिका के फूलते ही रिक्तिका की जो भित्ति होती है उसको हम क्या कहते हैं? टोनोप्लास्ट कहते हैं। तो इस टोनोप्लास्ट के ऊपर क्या लगता है? दबाव लगता है। और टोनोप्लास्ट पे जब दबाव लगेगा तो टोनोप्लास्ट का दबाव किसके ऊपर लगेगा? प्रोटोप्लाज्म के ऊपर लगेगा। और ये प्रोटोप्लाज्म का दबाव किसके ऊपर पड़ेगा? कोशिका झिल्ली पर। कोशिका झिल्ली से दबाव किसके ऊपर पड़ेगा? कोशिका भित्ति पर। तो इस प्रकार से दबाव कोशिका की टोनोप्लास्ट से तो झिल्ली के अंदर या प्रोटोप्लाज्म में, और प्रोटोप्लाज्म में किसके ऊपर? कोशिका झिल्ली पर। कोशिका झिल्ली से किसके ऊपर? कोशिका भित्ति के ऊपर। तो कोशिका भित्ति के ऊपर दबाव लगे तो कोशिका क्या हो जाएगी? फूल जाएगी। तो कोशिका फूल जाएगी तो इसी को कौन सा दाब कहा जाएगा? स्थिति दाब कहा जाएगा। कौन सा दाब कहा जाएगा इसको? स्थिति दाब। अपन यूं कह सकते हैं कि जब एक कोशिका के अंदर अंतःप्रासन की क्रिया के द्वारा कोशिका जो फूल जाती है तो कोशिका भित्तियों पर लगने वाले दाब को कौन सा दाब कहा जाता है? स्थिति दाब कहा जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं? टर्गर प्रेशर। यानी टीपी से इसको क्या किया जाता है? प्रदर्शित किया जाता है। अब टीपी से इसको प्रदर्शित करेंगे तो साथ में हम यहां पढ़ते हैं एक होता है भित्ति दाब। तो भित्ति दाब जिसको हम प्रदर्शित करते हैं वॉल प्रेशर यानी डब्ल्यूपी से। किससे प्रदर्शित किया जाएगा इसको? वॉल प्रेशर यानी डब्ल्यूपी से। तो डब्ल्यूपी और टीपी में क्या फर्क है? तो जब कोशिका के अंदर कोशिका फूलती है तो इसकी भित्तियों के ऊपर जो दाब लगा तो भित्तियों के ऊपर लगने वाले दाब को लोगों ने कौन सा कहा? स्थिति दाब कहा। लेकिन अब कोशिका भित्ति क्या करती है कि कोशिका को टूटने से रोकती है। तो कोशिका को टूटने से रोकेगी तो इधर अंदर की ओर एक दाब लगेगा। तो अंदर की ओर लगने वाले दाब को कौन सा दाब कहा जाएगा? वॉल प्रेशर यानी भित्ति दाब के नाम से जाना जाएगा। ठीक है। तो इस प्रकार से कोई भी जो कोशिका होती है इसका टीपी और डब्ल्यूपी का मान क्या होता है? बराबर होता है। यानी कोशिका में जितना टीपी लगता है उसी के अनुपात में कौन सा दाब लगता है? डब्ल्यूपी। और दोनों एक दूसरे से क्या होते हैं? विपरीत होते हैं। समझ गए? तो किस प्रकार से हुआ? क्या होता है स्थिति दाब? स्थिति दाब किसे कहा जाएगा कि अगर किसी कोशिका को कौन से विलयन में रखा जाए? अल्पप्रासी विलयन में रखा जाए। पिछली क्लास में हमने तीन प्रकार के विलयन के बारे में पढ़ा था कि अल्पप्रासी विलयन कौन सा होता है, समप्रासी विलयन कौन सा होता है, अतिप्रासी विलयन कौन सा होता है। तो जब अल्पप्रासी विलयन में रखा जाता है तो क्या होता है कि अल्पप्रासी विलयन में रखने पर
क्रिया के द्वारा, तो ये था अपना स्थिति था। तो देखिए स्थिति दाब कैसे बढ़ा, समझ गए आप इसमें कि अंतःप्राशन हुआ, अंतःप्राशन के अंदर क्या बढ़ी कि रिक्तिका का आयतन बढ़ा, रिक्तिका का आयतन बढ़ते ही किसके ऊपर दबाव बढ़ा, यानी रिक्तिका की जो भित्ति होती है इसको अपन क्या कहते हैं, टोनोप्लास्ट कहते हैं। टोनोप्लास्ट के ऊपर दबाव पड़ेगा तो किसके ऊपर दबाव डालेगी, कोशिका द्रव्य के ऊपर, और ये दबाव किसके ऊपर जाएगा, कोशिका झिल्ली पर, कोशिका झिल्ली से दबाव किसके ऊपर जाएगा, कोशिका भित्ति पर। तो बाहर की ओर दबाव लगेगा तो कोशिका क्या हो जाएगी, फूल जाएगी, तो उसी को कौन सा दाब कहा जाएगा, स्थिति दाब। और अपन किसको प्रदर्शित करते हैं, इसको टीपी से प्रदर्शित करते हैं। अब जब कोशिका फूलेगी तो वापस कोशिका फटने से रोकने के लिए अंदर की ओर क्या लगता है, दाब लगता है। तो अंदर की ओर जो भित्तियों से अंदर की ओर जो दाब लगेगा वही कौन सा दाब कहलाएगा, भित्ति दाब कहलाएगा। कौन सा दाब कहेंगे, भित्ति दाब, जिसको हम किससे प्रदर्शित करते हैं, वॉल प्रेशर यानी डब्ल्यूपी से। तो कोई भी जो कोशिका होती है उसमें टीपी और डब्ल्यूपी का मान क्या होता है, बराबर होता है, यानी जितना टीपी बाहर की ओर लगता है उतना ही डब्ल्यूपी किधर की ओर लगता है, अंदर की ओर लगता है। ठीक है, तो इसको हम कैसे प्रदर्शित कर सकते हैं, कि जो रिक्तिका है, रिक्तिका की टोनोप्लास्ट से दाब किधर की ओर लगता है, प्रोटोप्लाज्म की, और प्रोटोप्लाज्म से दाब किधर की ओर लगता है, कोशिका झिल्ली की ओर, और कोशिका झिल्ली से दाब किधर की ओर लगता है, कोशिका भित्ति की ओर, और कोशिका भित्ति की ओर लगेगा तो क्या कहलाएगा, आपका टीपी कहलाएगा, यानी ट्रिगर प्रेशर यानी स्थिति दाब कहलाएगा। तो एक लाइन में इसको अपन प्रदर्शित कर सकते हैं कि रिक्तिका की टोनोप्लास्ट से दबाव किसकी ओर लगेगा, प्रोटोप्लाज्म की ओर, प्रोटोप्लाज्म से दबाव किधर की ओर लगेगा, कोशिका झिल्ली की ओर, और कोशिका झिल्ली से किसकी ओर लगेगा, कोशिका भित्ति की ओर, और कोशिका भित्ति से किधर की ओर जो कोशिका का आयतन बढ़ेगा तो उसको कौन सा दाब कहेंगे अपन, स्थिति दाब या टीपी के नाम से इसको जाना जाएगा। अब टीपी का मान अलग-अलग कोशिकाओं के अंदर इसका मान कैसे होता है, तो आपको पता होगा कि टीपी का मान हमेशा 0 से लेकर ओपी के बीच होता है। टीपी का जो मान है 0 से लेकर ओपी के बीच होता है। ओपी क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, तो ऑस्मोटिक तो प्राशन दाब होता है, तो प्राशन दाब और 0 के बीच में किसका मान होगा, टीपी का मान होगा। ठीक है, तो जब ओपी का मान अधिकतम होता है तब वहां टीपी क्या होता है, 0 होता है, यानी कोई भी कोशिका के अंदर ओपी का मान जितना ज्यादा हो गए अधिकतम मान के ऊपर टीपी का मान कैसा होता है, 0। तो अलग-अलग कोशिकाओं के अंदर इसका मान कैसे बढ़ता है, कैसे घटता है, तो अपन एक छोटी सी सारणी में देख लेते हैं कि कैसे टीपी का मान बढ़ता है, कैसे ओपी का मान घटता है। तो जैसे एक तरफ हम प्रदर्शित कर लेते हैं टीपी, एक तरफ प्रदर्शित कर लेते हैं ओपी। तो ये तो कौन सा दाब है, स्पीडी दाब। टीपी कौन सा दाब हो गया, स्पीडी दाब, और ये कौन सा दाब हो गया, अपना प्राशन दाब हो गया। ठीक है, ऑस्मोटिक प्रेशर। तो टीपी और ओपी के मान में क्या संबंध है कि अगर किसी कोशिका में टीपी का मान कितना है, 0 है, तो वहां ओपी का मान मैक्सिमम अपन कितना मान लेते हैं, यहाँ 10 है। जो टीपी का मान बढ़ता है ओपी का मान क्या होता है, कम होता है। मान लो यार टीपी का मान 1 हो गया तो ओपी का मान कितना होगा, 9 होगा। इधर मान लो टीपी का मान कितना हो गया, 2 हो गया, तो इधर ओपी का मान कितना होगा, सिंपल सी बात है 8 होगा। अगर इधर टीपी का मान कितना है, 3 है, तो इधर ओपी का मान कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। अगर इधर टीपी का मान कितना है, 4 है, तो इधर ओपी का मान कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और जब टीपी का मान कितना है, 5 और ओपी का मान कितना है, 5, तो हमेशा 0 से लेकर किसके मध्य है, ओपी के बीच में। अब ओपी से ज्यादा कभी भी किसका मान नहीं होता, टीपी का मान नहीं होता। और ये कौन सी कंडीशन में होता है, टीपी और ओपी का मान बराबर कब होता है, जब कोशिका पूर्ण रूप से कैसी होती है, स्फीत होती है, स्फीत कोशिका में। ठीक है, जब कोशिका पूर्ण रूप से खुली होगी तो उसमें टीपी और ओपी का मान कैसे होता है, बराबर होता है। तो समझ गए कि जब टीपी का मान कोशिका में 0 है तो वहां ओपी का मान क्या होता है, अधिकतम होता है। ठीक है, जो टीपी का मान बढ़ता है क्योंकि क्या होता है कि ओपी का मान कैसा हो जाता है, कम हो जाता है। और जब कोशिका पूर्ण रूप से फूल जाती है तो उस कंडीशन के अंदर, स्थिर कोशिका के अंदर टीपी और ओपी का मान कैसा होता है, बराबर होता है। क्लियर। तो अलग अलग कोशिकाओं में अगर इसको
प्रदर्शित करिए कि टीपी और ओपी के मान में क्या फर्क है। तो देखिए, अगर हम कोशिका लेते हैं जीव द्रव्य कुंचित कोशिका, जीव द्रव्य कुंचित कोशिका, तो अपन ने पिछली क्लास के अंदर 3 प्रकार की कोशिकाएं पढ़ी थी कि जीव द्रव्य कुंचित कोशिकाएं कौन सी होती है, स्फीत कोशिका कौन सी होती है और फ्लैसिड अवस्था कौन सी होती है। तो फ्लैसिड अवस्था में क्या होता है, कुंचित अवस्था में क्या होता है और अपनी स्फीत अवस्था में क्या होता है। तो आपको पता होगा कि जब किसी कोशिका को अल्प प्राशन यूनियन में रख रहे थे तो कौन सा प्राशन हो रहा था, अंतःप्राशन। तो अंतःप्राशन होता तो उस कंडीशन में क्या होती है, कोशिका फूल जाती है। तो कौन सी प्रावस्था थी, स्फीत प्रावस्था थी। दूसरी कंडीशन में आपने कहा था कि कोशिका को आइसोटोनिक यानी समप्राशन यूनियन में रखते हैं तो ना तो कोशिका फूलती है और ना ही कोशिका क्या होती है, पिचकती है। यानी कोशिका से जल अंदर और बाहर, अंतर और बाह्य प्राशन की क्रिया समान रूप से संपन्न होती है। तो उसको अपन कौन सी अवस्था कह रहे थे, उसको अपन कह रहे थे कि ये फ्लैसिड अवस्था या ढीली अवस्था के नाम से उसको जानते थे। तीसरी प्रावस्था थी कि अगर कोशिका को अति प्राशन यूनियन में रखा जाता है तो बाह्य प्राशन की क्रिया होगी, बाह्य प्राशन की क्रिया होगी तो क्या होगा कि कोशिका से जल बाहर की ओर जाएगा और कोशिका जो झिल्ली है वो कोशिका भित्ति से क्या हो जाएगी, अलग हो जाएगी। तो वही कौन सी प्रावस्था थी, जीव द्रव्य कुंचित प्रावस्था। ठीक है, तो जीव द्रव्य कुंचित अगर कोई कोशिका है तो इस जीव द्रव्य कुंचित कोशिका के अंदर टीपी का मान कितना होता है, तो हमेशा जीव द्रव्य कुंचित कोशिका के अंदर टीपी का जो मान है वो इसकी वैल्यू के किस में होती है, माइनस में होती है। यानी कोई भी जीव द्रव्य कुंचित कोशिका होगी तो उसमें टीपी का मान कैसा होगा, माइनस में होगा। क्लियर। अगर मान लो जीव द्रव्य कुंचित कोशिका में टीपी का मान माइनस में है तो कौन सी कोशिका में टीपी का मान अधिकतम होगा, तो आपको पता है कि एक स्फीत कोशिका होगी, इस स्फीत कोशिका के अंदर टीपी का मान हमेशा किसके बराबर होता है, ओपी के बराबर होता है। किसके बराबर होगा, टीपी का मान ओपी के बराबर। तो पहले अवस्था में तो क्या हुआ कि टीपी का मान किसमें है, माइनस में है। ठीक है, दूसरी कंडीशन की कोशिका स्फीत है तो टीपी का मान कितना होगा, अधिकतम होगा और अधिकतम किसके बराबर होगा, ओपी के बराबर होगा। और अगर तीसरी कंडीशन अगर कोई सामान्य कोशिका है, सामान्य कोशिका जिसको हम कौन सी कोशिका कहते हैं, स्फीत कोशिका कहते हैं, सॉरी स्फीत कोशिका से पहले ही प्रावस्था कहते हैं। तो इसमें क्या होता है कि टीपी से ओपी का मान क्या होता है, अधिकतम होता है। यानी टीपी से कौन ज्यादा होगा, ओपी ज्यादा होगा। ठीक है, तो 3 प्रावस्थाएं अपने को याद रखनी है कि अगर कोई कोशिका कुंचित प्रावस्था में है तो इसमें टीपी का मान कैसा होता है, माइनस में होता है पहले कंडीशन। ठीक है, कि कोशिका कैसी है, कुंचित प्रावस्था में, तो उस समय टीपी क्या है, अपने को सिंपल सी बात है कि कोशिका अगर पिचकी हुई है तो कोशिका पिचकी हुई होगी तो क्या होगा, उसमें कोई टीपी तोड़ लगेगा, भित्तियों पे कोई दबाव नहीं लगेगा, तो इसका मतलब इसकी वैल्यू किसमें है, माइनस में। अगर कोशिका कौन सी अवस्था में, स्फीत प्रावस्था में, यानी पूर्ण रूप से फूली हुई है, तो इसका मतलब इसकी भित्तियों के ऊपर क्या होगा, अधिकतम दाब लगेगा। तो अधिकतम दाब लगेगा तो टीपी का मान किसके बराबर है, ओपी के बराबर है। और अगर कोशिका सामान्य अवस्था में यानी कोशिका सामान्य है तो उस कंडीशन के अंदर टीपी का मान किससे ज्यादा होता है, किससे कम होता है, ओपी से कम होता है। क्लियर। तो 3 चीजें अपने को इसमें याद रखनी है कि किस कंडीशन में टीपी का मान बढ़ता है, किस कंडीशन में टीपी का मान कम होता है। क्लियर। नेक्स्ट अपन देखते हैं स्फीति दाब को प्रभावित करने वाले कारक। स्फीति दाब के कारक, स्फीति दाब के कार्य क्या करता है कोशिका के लिए स्फीति दाब। तो कोशिका के लिए क्या करता है कि कोशिका को निश्चित आकार और आयतन प्रदान करने में सहायता करता है। पहला कार्य तो क्या है इसका, कोशिका को निश्चित आकार व आयतन प्रदान करने में सहायक। ठीक है, तो पहला कार्य क्या हो गया कि कोशिका को निश्चित आकार और आयतन प्रदान करने में क्या होता है, ये सहायक होता है। दूसरा कार्य क्या हो गया, कोशिका दीर्घीकरण में सहायक।
कहने का मतलब सेल की वर्दी में क्या होता है, ये साइज होता है, यानी कोशिका के आकार को क्या करता है, ये बढ़ाता है। ठीक है, तो कोशिका का आकार और आयतन को प्रदान करने में सहायक हो गया पहला कार्य। दूसरा कार्य क्या हो गया कि कोशिका के दीर्घीकरण में क्या होता है, ये सहायक होता है। तीसरा कार्य हो गया पादप गतियों में सहायक, गतियों में सहायक, जैसे छुई वगैरह है, आपकी लालबंदी वगैरह है, तो इन पादपों के जो गति होती है, जो मूवमेंट होता है, वो किसकी वजह से होता है, स्फीति दाब के कारण से। ठीक है, तो पादप गतियों में कौन सा दाब सहायक होता है, स्फीति दाब सहायक होता है। ठीक है, इसके अलावा रंध्रों के खुलने व बंद होने में सहायक। ठीक है, तो ये सारे के सारे कार्य किसके हैं, स्फीति दाब के। तो अगर आपको पूछा जाए कि स्फीति दाब के क्या क्या कार्य है, तो आप अलग अलग बता सकते हो कि कोशिका को निश्चित आकार और आयतन प्रदान करने में कौन सहायक होता है, स्फीति दाब सहायक होता है, पहला कार्य। दूसरा आप यूं कर सकते हो कि कोशिका के दीर्घीकरण में क्या होता है, ये सहायक होता है। तीसरा कार्य अगर आपसे पूछा जाए कि तीसरा क्या कार्य, कि पादप गतियों में क्या होता है, ये सहायक होता है। और चौथा कार्य कि रंध्रों के खुलने और बंद होने के अंदर स्फीति दाब क्या होता है, सहायक होता है। तो ये तीनों ही कार्य किसके होते हैं, सॉरी चारों कार्य किसके होते हैं, स्फीति दाब के। क्लियर, तो ये था अपना स्फीति दाब और उसके कार्य, और अलग अलग कोशिकाओं के अंदर किस प्रकार से स्फीति दाब बढ़ता है और किस प्रकार से स्फीति दाब कम होता है। ठीक है, नेक्स्ट अपन देखते हैं